हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सेल चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 9th का। उसमें हम और क्या कर रहे हैं कि वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि सेल क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ सेल क्या होता है, सेल थियरी क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था सेल वॉल के बारे में पिछले लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, इसका फंक्शंस क्या होता है, पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे चीज़ों का ये ट्रांसपोर्टेशन करवाती है हमारे बॉडीज़ में। ठीक है। सो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन भी। ठीक है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये जो होता है सेमी परमिएबल होता है। ठीक है। तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक, देखिए, जब हम इसके स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर लेंगे तो इसमें सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि कैसे क्या होता है। यहाँ पे ये ऐसे कर लेते हैं, आप फिगर ड्रॉ करेंगे तभी चीज़ें समझ में आपको आएंगी। ये हेड हो गया, ये टेल है, ये हेड, ये टेल। फिर यहाँ पे हम, ये है आपका प्रोटीन, फिर से आपका हेड, दूसरा कलर लेते हैं हम, यहाँ पे हेड, फिर से टेल, फिर से हेड, फिर टेल, फिर क्या करेंगे हम, हेड है, फिर क्या है आपका टेल है, और यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे क्या, प्रोटीन। ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, हेड हो गया, टेल हो गया, ये हेड है, ये क्या है, टेल है, ये आपका हेड है, ये आपका टेल है। आगे बताएंगे कि क्यों एक डिफरेंट कलर से हमने क्या किया है, हेड और टेल को यहाँ पे मेज़र किया है। पहले आप इसको ऐसे ही ड्रॉ करिए, ये हेड और ये टेल, एंड बीच में आपका ये है प्रोटीन। फिर से हम ड्रॉ करेंगे हेड, टेल, ये हो गया हेड, ये हो गया टेल। ठीक है। फिर से यहाँ पे हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, हेड और टेल। यहाँ पे हम एक और प्रोटीन क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे इसको हम इस वाले कलर से क्या करते हैं, कर लेते हैं। ठीक, आपको कुछ इस तरीके का प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है वो दिखाई देगा। ठीक है। पहले आप स्ट्रक्चर को समझिए, फिर उसके बाद हम और भी चीज़ें इसमें क्या कर लेंगे, समझ लेंगे कि कैसे क्या होता है सभी चीज़ें। ठीक, तो मैंने इसको क्या बोला, ये जो आपका हेड वाला पोर्शन है, यहाँ पे ये क्या है आपका, जो राउंड कलर से है वो क्या है, हेड है, और ये क्या है बेटा, ये है टेल ना। हेड जो होती है वो क्या होती है आपकी, पोलर होती है। ठीक है। और क्या होती है बेटा, हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि वाटर सॉल्युबल होगी। ठीक है, यानी कि वाटर लविंग होगी। और टेल जो होती है वो क्या होती है आपकी, नॉन पोलर होती है, और क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि इसको वाटर से क्या लगता है, डर लगता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक, फोबिक रहेगा, फोबिक। ठीक है। अब जो हेड और टेल होती है ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं आपके, लिपिड। क्या बनाते हैं, लिपिड। और लिपिड की एक लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है और लिपिड की एक लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो लिपिड की कितने लेयर है बेटा, बाई लेयर है। ठीक है, बाई लेयर है। एंड द मोस्ट कॉमन लिपिड जो होगी वो कौन सी लेयर, कौन सी लिपिड होती है आपकी, फास्फोलिपिड होती है। ठीक, अब आपको यहाँ पे ये हो गया, मान लीजिए कि ये अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर आपका
सेल वॉल होगा, सिंपल सी बात है। इसके ऊपर सेल वॉल होगा ना, और इसके नीचे क्या होगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। इसके नीचे क्या होगा आपका, साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। अगर ये क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होगा, सेल वॉल होगा, ठीक है। एंड देन नीचे क्या होगा आपका, साइटोप्लाज्म होगा, ठीक। आगे जो सेल मेम्ब्रेन का आउटर लेयर है, ठीक है, ये वाली लेयर है, उसको वो कहाँ पे है, सेल वॉल के पास है, तो ये कहाँ है, आउटर के साइड है, तो इसको हम लिख लेंगे आउटर लेयर। एंड जो आपका क्या है, साइटोप्लाज्म की तरफ क्या है लेयर है, उसको हम बोलते हैं इनर लेयर, उनको हम क्या बोलते हैं, इनर लेयर, ठीक है। आई होप मैं आप लोगों को समझा पा रही होंगी। अब ध्यान से देखिए, आपको कुछ यहाँ पे सर्कल के जैसा दिख रहा है, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके, तो यहाँ पे जो येलो कलर से है वो है आपका पीपी, क्या है, पीपी, ठीक है, ये है पीपी। अब ये पीपी का मतलब क्या होता है, तो पीपी का मतलब होता है बेटा, पी का मतलब होता है पेरीफेरल प्रोटीन। क्या होता है बेटा, पेरीफेरल प्रोटीन, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा आपका, पी, यानी कि पेरीफेरल प्रोटीन। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, ये क्या है, आई पी, क्या है, आई पी, और ये भी क्या है आपका, आई पी, यानी कि आई पी मतलब इंटीग्रल प्रोटीन। क्या है, आई पी का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। और अब देखिए, ये इंटीग्रल प्रोटीन जो है आपको सेल मेम्ब्रेन के बीच में दिखाई दे रही है, यानी एक लेयर में प्रेजेंट है, और ये इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो दोनों लेयर के बीच में है। तो कहने का मतलब है कि जो इंटीग्रल प्रोटीन है बेटा, वो आपकी टोटली बरिड भी हो सकती है, टोटली बरिड भी हो सकती है, ठीक है, एंड दी पार्शियली बरिड भी हो सकती है, ठीक है, पार्शियली बरिड भी हो सकती है, ठीक। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आईपी का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल प्रोटीन। अब आपको ये इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो एक लेयर में भी दिख रही है और दोनों लेयर के बीच में भी है, ठीक है। तो जब क्या होती है, इंटीग्रल प्रोटीन क्या हो, एक लेयर में प्रेजेंट हो, तो हम उनको बोलते हैं कि ये क्या है, पार्शियली बरिड है, ठीक है। एंड जब क्या है, दोनों लेयर के बीच में है, तो वो क्या है, टोटली बरिड है, ठीक। तो जो आपका क्या है, ये इंटीग्रल प्रोटीन जो टोटली बरिड है, ये दोनों लेयर के बीच में है, यानी दोनों लेयर में पाई जा रही है। एंड जो पार्शियली बरिड है वो किस में है, एक लेयर में है, ठीक है, एक लेयर में प्रेजेंट है, ठीक। तो ऐसे जो टोटली बरिड होते हैं, ऐसे प्रोटीन को हम बोलते हैं टर्नल प्रोटीन। क्या बोलते हैं, टर्नल प्रोटीन, ठीक है। ऐसे प्रोटीन को हम बोलेंगे टर्नल प्रोटीन, टर्नल प्रोटीन, ठीक। ये होता है आपका टर्नल प्रोटीन। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये रेड कलर से क्या है, तो ये रेड कलर से है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल है, जो क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है सेल को, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आपको यहाँ पे ये हो गया पेरिफेरल प्रोटीन, ये भी क्या है आपका, पेरिफेरल प्रोटीन है। ये हेड है और ये टेल है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लिपिड। लिपिड के कितने लेयर हैं, बाई लेयर हैं, ठीक। अब यदि इस पे क्या हो आपका, ऐसे इस लिपिड पे यदि शुगर के मॉलिक्यूल्स क्या हो, प्रेजेंट हो, ऐसे ऐसे क्या हो, शुगर के मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट हो, तो लिपिड पे है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड,
ग्लाइकोलिपिड। और जिस पे क्या होंगे, जिस प्रोटीन पे शुगर प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलेंगे हम? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अब यहाँ पे देखिए, ये जो टेल है ये क्या है आपका? हाइड्रोफोबिक है, यानी कि इसको वाटर से क्या लगता है? डर लगता है। और ये लिपिड है तो किससे मिलकर बनी होगी? फैटी एसिड से। और फैटी एसिड जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से। ठीक है, तो ये किससे मिलकर बने होते हैं? आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ये क्या होते हैं? मिलकर बने होते हैं। अब देखिए, अगर ये जो आपका क्या है प्लाज्मा लेयर है या फिर लिपिड की जो लेयर है, दो लिपिड है, तो अगर ये कहाँ मूव करें, यहाँ से यहाँ मूव करें या फिर यहाँ से यहाँ मूव करें, ठीक है, मूवमेंट, तो ऐसे मूवमेंट को हम बोलते हैं लैटरल मूवमेंट। तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? लैटरल मूवमेंट। और लैटरल मूवमेंट जो होती है वो काफ़ी कॉमन मूवमेंट होती है, लैटरल मूवमेंट। ठीक है, और यदि क्या हो, ये जो लिपिड की लेयर है वो यहाँ से यहाँ मूव करे या फिर यहाँ से यहाँ मूव करे, तो ऐसे मूवमेंट को हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोलते हैं। और ये काफ़ी रेयरली मूवमेंट होती है, काफ़ी कम मूवमेंट जो होती है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होती है? ठीक है, कोलेस्ट्रॉल पता ही चल गया कि ये क्या करती है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और लिपिड की दो लेयर होती है। मोस्ट कॉमन लिपिड जो होती है, आप यहाँ पे लिख लेंगे, मोस्ट कॉमन लिपिड कौन सी होती है आपकी? मोस्ट कॉमन लिपिड जो है वो कौन सी पाई जाती है आपकी? फास्फोलिपिड। कौन सी लिपिड? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड। और कुछ अमाउंट में क्या होते हैं आपके? कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। हम नेक्स्ट फिगर में क्या करेंगे, देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब इस पर बात करते हैं हम, और भी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को, जो आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का, इस स्ट्रक्चर को या इस मॉडल को बोला जाता है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। कौन सा मॉडल बोला जाता है? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। मोज़ैक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं आपके? लिपिड और प्रोटीन। ठीक है, लिपिड जो होती है वो क्या होती है आपकी? फ्लूइड नेचर की होती है। ठीक है, ये फ्लूइड नेचर की होती है। ठीक है, और प्रोटीन जो होती है वो सॉलिड नेचर की होती है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है सेमी फ्लूइड। ठीक है, क्या बोला जाता है? सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड का मतलब कि उसमें सॉलिड भी होगा और फ्लूइड भी होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप गुलाब जामुन लेते हैं, तो गुलाब जामुन में आपकी चाशनी भी रहती है और गुलाब जामुन भी रहता है। तो गुलाब जामुन कैसा है? सॉलिड के फॉर्म में है, एंड उसकी चाशनी क्या है? लिक्विड के फॉर्म में है, यानी कि लिपिड है। तो जब क्या होगी, चाशनी को आप क्या करेंगे? मूव करेंगे, तो उसके साथ गुलाब जामुन भी तो हिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही अदर एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? वाटर और बॉल। मान लीजिए कि कोई गेंद है, वो पानी में है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगी? वो हिलेगी। अगर पानी मूव किया तो उसके साथ गेंद भी हिलेगी ना। तो पानी क्या है? फ्लूइड नेचर का है, यानी लिपिड है, और प्रोटीन क्या है? बॉल। ठीक है, तो ये क्या होती है? जो मोज़ैक होती है ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। मोज़ैक इसलिए बोला जाता है। और लिपिड जो होती है वो फ्लूइड नेचर की होती है और प्रोटीन जो होती है वो सॉलिड नेचर की होती है। यानी कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव कर पा रहा है या मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? फ्लूइड नेचर का है, यानी कि उसमें क्या है? लिपिड प्रेजेंट है, एंड कुछ क्या होते हैं आपके? प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। आई होप मैं आप लोगों को अच्छे समझा पा रही हूँगी। ठीक है,
आगे देखिए, इस मॉडल को, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, इस मॉडल को दिया किसने था? तो इस मॉडल को सिंगर और निकल्सन, सिंगर एंड निकोल्सन ने 1972 में दिया था। इस मॉडल को सिंगर और निकोल्सन ने 1972 में दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। ठीक, अब हमने इसमें ऑब्जर्व क्या किया, जो आपका क्या होता है, लिपिड होता है, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का से मिलकर बना होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिएगा। इसमें क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट आप लिखेंगे क्या? हमने इस फिगर में ऑब्जर्व क्या किया? तो इस फिगर में हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब हमने इसकी क्या की, केमिकल स्टडी की, जब हमने क्या किया, इसका केमिकल स्टडी किया, तो जब हमने इसका क्या किया, केमिकल स्टडी किया, तो हमें क्या पता चला? केमिकल स्टडी में हमने ह्यूमन की आरबीसी और वो भी उसकी सेल मेम्ब्रेन, तो हमें ये पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है बेटा? लिपिड और प्रोटीन से, लिपिड एंड प्रोटीन से। ठीक है, एंड आगे देखिए, जब हमने इसकी क्या की, बायोकेमिकल स्टडी की, बायोकेमिकल स्टडी की, तो हमें पता चला कि कुछ अमाउंट में इसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं आपके? कार्बोहाइड्रेट। तो लिखेंगे क्या हम? कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो प्रेजेंट, ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक, उसके साथ साथ जो आपकी क्या होती है, आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसमें जो आपका लिपिड होता है 52% क्या होता है आपका, सॉरी, प्रोटीन होता है, एंड दी 40% जो होता है वो क्या होता है आपका, लिपिड होता है। ठीक है, क्या होता है, 52% प्रोटीन एंड दी 40% क्या होता है, लिपिड होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि ये जो आपका रेशियो है, ज़रूरी नहीं है कि हर सेल मेम्ब्रेन में ऐसा ही रेशियो प्रेजेंट हो प्रोटीन और लिपिड का। ठीक है, बाकी सब सेल ऑर्गेनेल के पास भी तो सेल मेम्ब्रेन है, तो हर किसी के पास क्या है, जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो है वो अलग अलग होगा, वो इसकी सेल मेम्ब्रेन पे वेरी करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, डिस्कस किया कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, ये आउटर लेयर और ये क्या होती है, इनर लेयर होती है। आउटर लेयर जो होती है वो अटैच होती है सेल वॉल से, और ये जो इनर लेयर की बात करते हैं तो ये किससे अटैच होती है, साइटोप्लाज्म से। ठीक है, जो आउटर लेयर होती है ये हेड और टेल से मिलकर बनी होती है। हेड जो होता है वो क्या होता है आपका, पोलर और हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि ये क्या होता है, वाटर लविंग होता है। ठीक है, यानी कि वाटर सॉल्युबल होता है। एंड टेल जो होता है वो नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि इसको वाटर से क्या लगता है, डर लगता है। इसीलिए आपको देख पा रहे होंगे कि टेल जो है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये इससे मिलकर बने हुए हैं, और ये इसको क्या कर रहे हैं, इन जो वाटर है उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको देख पा रहे होंगे कि लिपिड की एक लेयर यहाँ पे है, लिपिड की एक लेयर यहाँ पे है। तो लिपिड के कितने लेयर है, बाई लेयर है, और मोस्ट कॉमन लिपिड जो होती है वो कौन सी पाई जाती है आपकी, फास्फोलिपिड। ठीक है, एंड यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है जो सेल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे क्या है, पीपी है यानी पेरिफेरल प्रोटीन है, जो क्या है आपके पार्शियली बरिड है। इनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम क्या कर सकते हैं, जो आपका पेरिफेरल प्रोटीन है हम इनको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, ईजिली रिमूव कर सकते हैं, ईजिली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि कैसे,
अब देखिए ये क्या है, पार्शियली हैं, तो हम इनको यहाँ से हटा देंगे तो इस पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वहीं पे हम क्या करेंगे, अगर इंटीग्रल प्रोटीन है हम इसको हटाएंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी क्या होगी, हिल जाएगी। ठीक है, क्या होगी, हिल जाएगी। इसीलिए पेरिफेरल प्रोटीन को रिमूव करना आसान होता है, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन को रिमूव करना कठिन होता है या डिफ़िकल्ट होता है। तो इसको रिमूव करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। किसको? आपकी इंटीग्रल प्रोटीन को। तो क्या लिख देंगे हम, जो आपका इंटीग्रल प्रोटीन होता है इसको रिमूव करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट होता है इनको रिमूव करना, क्योंकि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, हिल जाएगी। ठीक है, अब जो पेरिफेरल प्रोटीन है ये क्या करते हैं, ये पार्शियली अटैच होते हैं और ये क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं या आपके बीच में अटैच होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक लेयर में होते हैं। जबकि आपका टनल प्रोटीन जो होता है ये टोटली बरीड होता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दोनों लेयर के बीच में होता है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, टनल प्रोटीन। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिए गए हैं, ये है आउटर लेयर और ये है इनर लेयर। जिस पेरिफेरल प्रोटीन में क्या होंगे, शुगर अटैच होंगे, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और जिस लिपिड पे शुगर अटैच होंगे उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, और इस मॉडल को हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। मोज़ेक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिपिड जो होता है वो फ्लूइड नेचर का होता है और प्रोटीन जो होता है वो सॉलिड नेचर का होता है। लिपिड जो होती है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, सेमी फ्लूइड होती है, क्योंकि इसमें फ्लूइड और क्या है, सॉलिड दोनों के फॉर्म में है, इसलिए सेमी फ्लूइड बोलते हैं या क्वासियस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नोट पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, जब हमने क्या किया, इसकी केमिकल स्टडी की। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, केमिकल स्टडी करते हैं ह्यूमन की आरबीसी का, उसमें भी सेल मेम्ब्रेन के। ठीक है, ह्यूमन की आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करते हैं तो हमें पता लगा कि ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और जब हम बायोकेमिकल स्टडी करते हैं तो हमने पता लगाया कि ये क्या होते हैं, इसमें सम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ अमाउंट में। ठीक है, कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक, एंड दी आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसमें 52% प्रोटीन होती है एंड 40% लिपिड होती है। और ये जो होती है यानी कि इनका रेशियो, प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो है वो फिक्स नहीं होता सेल में। अलग अलग सेल ऑर्गेनिज्म है तो सब में क्या होता है, इनका रेशियो अलग अलग होता है, वो सेल मेम्ब्रेन पे डिपेंड करेगा। ठीक, ये बात समझ में आई। अब देखिए आगे चलते हैं हम, इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। अगर आपको कुछ इसमें लिखना हुआ तो आप फिगर के बाद क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, फास्फोलिपिड है, तो लिपिड के एक लेयर यहाँ पे है, एक लेयर यहाँ पे है, इसलिए फास्फोलिपिड। ठीक, यहाँ पे सम अमाउंट में क्या है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रोटीन है। ठीक, तो आपको जो इंटीग्रल प्रोटीन दिख रहा है यहाँ पे, जो इंटीग्रल प्रोटीन है बेटा, ठीक है, इसी से क्या होती है, कोई भी आपका सब्सटेंस जो है वो अंदर आता है। ठीक है, आगे बात समझ में, इंटीग्रल प्रोटीन से ही कोई सब्सटेंस जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आता है, यानी सेल के अंदर आता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये प्रोटीन है, इसको बोलते हैं हम चैनल प्रोटीन। ठीक है, चैनल प्रोटीन ये पोर्स के है तो इसको हम बोलेंगे पोरिन्स प्रोटीन। ठीक है, पोर के जैसा आपको दिख रहा है इसलिए हम बोलते हैं पोरिन्स प्रोटीन, पोरिन्स प्रोटीन। ठीक है, तो इसी के थ्रू क्या होती है, सब्सटेंस जो होती है वो अंदर आती है। और कौन से प्रोटीन, आपके इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ पे देखिए सम अमाउंट में क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी है। तो अगर हमें क्या करना पड़े, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखना पड़े तो हम लिखेंगे क्या, फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन are made up of lipid and protein, lipid and protein। और मोस्ट कॉमन लिपिड कौन सा भाई, मोस्ट कॉमन लिपिड फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड।
लिपिड। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप क्या क्या लेंगे? सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे ये कि ये क्या होती हैं आपकी, कंट्रोल करती हैं, कंट्रोल दी मूवमेंट ऑफ इन एंड आउट ऑफ दी सेल। यानी कि जो भी चीज़ें सेल के अंदर आती हैं उनको क्या करती है, कंट्रोल करती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर चला आए और अंदर आ जाए। ठीक है, तीसरा क्या लिख सकते हैं आप कि ये क्या होती है आपकी, सेमी परमिएबल एंड फ्लेक्सिबल होती हैं। सेमी परमिएबल का मतलब है सेलेक्टिव चीज़ों को आने जाने देती है, जैसे वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, प्रोटीन्स वगैरह हो गए, उन सबको अंदर आने जाने देती है। ठीक है, और ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या होती है आपकी, सम अमाउंट में क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट। आर ऑल्सो प्रेजेंट। क्या करती हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी कुछ अमाउंट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल भी। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट है जिसमें आप क्या लिख सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिख सकते हैं। मेन पॉइंट आपका ये रहेगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करवाती है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं या चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करवाती हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे देखिए, हम पढ़ेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके आर पार चीज़ें क्या हो रही हैं, जा रही हैं, या चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वो किसके थ्रू हो रहा है और उस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो लिखा क्या है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें दो प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करवा सकते हैं। पहला होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंड सेकंड क्या होता है आपका, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, एंड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर से हायर कंसंट्रेशन की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अब जो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो नो एनर्जी आर रिक्वायर्ड। और वहीं पे क्या होता है, जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी आर रिक्वायर्ड, और वो भी क्या करनी पड़ती है, एटीपी के फॉर्म में चाहिए होता है इसको एनर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये देखिए दो टाइप्स का होता है। एक होता है आपका डिफ्यूज़न और दूसरा क्या होता है आपका ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस को हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल में आप क्या करिए, इन दोनों के बीच डिफरेंस जान लीजिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच डिफरेंस क्या क्या लिख सकते हैं हम। यह है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट और यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पॉइंट्स आप क्या क्या लिख सकते हैं इसमें। जो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कहाँ मूव करेंगे, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ना, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव करेंगे, लोअर टू हायर। ठीक,
दूसरा पॉइंट, इसमें क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो एनर्जी आर रिक्वायर्ड, और इसमें क्या होती है, एनर्जी आर रिक्वायर्ड in the form of ATP। ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें आपकी ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये काफ़ी स्लो मूवमेंट होती है, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये काफ़ी फास्ट होती है, या इसी को हम बोलते हैं रैपिड मूवमेंट, ये काफ़ी फास्ट होती है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें क्या करते हैं, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं या वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉमा वाटर मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एंड द पैसिव में क्या हो जाएगा आपका, लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्ट occur by एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किसके थ्रू पास आउट हो गए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। एंड द पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो या वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक। तो अब बात करते हैं डिफ्यूज़न जो होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। तो हम क्या कर लेते हैं, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस को समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। तो होता क्या है, डिफ्यूज़न की बात करते हैं हम, ठीक है। तो डिफ्यूज़न में क्या होता है कि जो सॉल्यूट होते हैं, इसको जानने से पहले आप यहाँ पे समझिए कि सॉल्यूशन आखिर बनता कैसे है। सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। सॉल्यूट का मतलब हो गया आपका शुगर या सॉल्ट, यानी कि जिसको हम क्या करते हैं, जिसमें घोलते हैं। और सॉल्वेंट का मतलब हमेशा क्या होता है, वाटर। और सॉल्वेंट जो होती है वो हमेशा क्या होती है, ज़्यादा अमाउंट में रहती है, ठीक है। यानी कि जो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा वो क्या होता है, सॉल्वेंट। जैसे हम पानी में क्या करते हैं, चीनी को डिज़ोल्व करते हैं, तो पानी क्या हुआ आपका, सॉल्वेंट हुआ, और सॉल्यूट क्या हुआ, शुगर या सॉल्ट, ठीक है। आगे बात समझ में, सॉल्यूट हमेशा जो कम अमाउंट में होगा वो हमेशा क्या होगा, सॉल्यूट होगा, ठीक। तो सॉल्यूट जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिया है, सॉलिड, ठीक। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई, तो बाकी चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए जब डिफ्यूज़न की बात करते हैं तो इसमें आपके सॉल्यूट जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। सॉल्यूट क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट में ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में हो सकता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू
लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या करेंगे, ये मूव करेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए कि ये क्या होते हैं, खुद से मूव करते हैं। तो इट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट यानी कि खुद से क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे सॉलिड के फॉर्म में मैंने क्या बताया कि आप क्या करिए, पानी लीजिए, पानी में क्या करिए, शुगर या सॉल्ट को डिसॉल्व करिए, तो वो क्या हुआ, सॉल्यूशन तैयार हुआ। तो वहाँ पे शुगर या सॉल्ट क्या है, सॉलिड के फॉर्म में है। लिक्विड के फॉर्म में आप कैसे ले सकते हैं, जैसे आप अल्कोहल को ले लीजिए, उसमें क्या करते हैं, हम वाटर को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो लिक्विड नेचर का हो गया। ठीक, अब गैसेस के फॉर्म में आप कैसे कह सकते हैं, आप परफ्यूम एक कॉर्नर में आप क्या करते हैं, जब स्प्रे करते हैं तो उसकी स्मेल जो होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है, खुद से फैल जाती है, अब मिलाने थोड़ी जाते हैं एयर में, ठीक है। वैसे ही आप क्या करते हैं, इंसेक्ट स्टिक यानी अगरबत्ती को क्या करते हैं, एक कॉर्नर में जलाते हैं तो उसकी स्मेल जो होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है और वो खुद से फैलती है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। एंड जो खाने की स्मेल आती है आपको, जब खाना क्या रहता है, गर्म रहता है, उसकी स्मेल दूर तक आती है ना, तो वो भी किसके थ्रू आती है, डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस जो होती है वो डिफ्यूज़न के थ्रू हमें क्या करती है, स्मेल जो होती है वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में क्या हो रही है, फैल रही है, ठीक। और ये क्या है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, खुद से होते हैं, ठीक। मान लीजिए कि ये कोई क्या है, आपका सेल है, सेल के बाहर क्या है, आपके ग्लूकोज के पार्टिकल्स या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा हैं और सेल के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है। तो ये कहाँ मूव करेंगे, अंदर की ओर मूव करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है ये तो डिफ्यूज़न के ही थ्रू होता है ना। दूसरा एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हैं आप, मान लीजिए कि ये क्या है, आपका सेल है, सेल के एक कॉर्नर में या फिर एक पार्ट्स में ग्लूकोज जो है वो उसकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, और इसका हम नाम दे देते हैं x और इसका नाम दे देते हैं हम y, ठीक है। तो अब पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, हायर टू लोअर, यहाँ पे हायर टू लोअर की ओर मूव करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, आपकी डिफ्यूजन कहलाएगी, ठीक। अब बात कर लेते हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस की जब बात करते हैं हम, देखिए ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न हो गया, अब ऑस्मोसिस। जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो इसमें आपके कौन मूव करते हैं, सॉल्वेंट। तो आप क्या लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, वाटर, और लिख के आप वाटर भी लिख सकते हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन in the presence of semi permeable membrane, सेमी नहीं, परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव करेंगे, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या करते हैं, ये मूव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ परमिएबल मेम्ब्रेन। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सेल है, ठीक है, सेल के बाहर जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है और सेल के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है
वो कम अमाउंट में है, तो ये कहाँ मूव करेंगे, हायर टू लोअर। कहाँ मूव करेंगे, हायर से लोअर की ओर, और इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ रहे हैं, इसलिए परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है और ये क्या है, ये कोई ट्री है, ठीक है। तो ये जब कोई ट्री है तो यहाँ पे क्या है, आपके रूट हैं, रूट के पास क्या है, आपके पानी के पार्टिकल्स हैं, सॉइल में पानी के पार्टिकल्स हैं। तो पानी के पार्टिकल्स जो होंगे या पानी जो है वो सॉइल में क्या है, ज़्यादा है, पानी जो है वो सॉइल में क्या है, ज़्यादा है। तो जब पानी क्या है, मान लीजिए ये है, ये है रूट, समझने के लिए काफ़ी है, और यहाँ पे पानी के पार्टिकल्स जो हैं वो सॉइल में ज़्यादा हैं। तो अब ये सॉइल से पानी जो है वो रूट में जब जाएगा तो इसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाता है ना, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाएगा। अब सॉइल के अंदर पानी ज़्यादा है, यानी कि रूट के अंदर पानी कम है, तो पानी सॉइल से रूट में जाएगा, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। और ये प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस। यानी कि पानी सॉइल से रूट में किस प्रोसेस के थ्रू जाता है, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू जाता है, आपका ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। क्योंकि सॉइल में पानी के अमाउंट ज़्यादा और रूट में पानी के अमाउंट कम, तो मॉलिक्यूल्स हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव किए इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या परमिएबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाते हैं, ठीक। आई होप डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस समझ में आया हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड द आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो आप क्या करेंगे, तीनों एक साथ हम बहुत ही इजी तरीके से समझ लेंगे कि हाइपोटोनिक क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम पहले हाइपरटोनिक ही लिख लेते हैं, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक एंड दी आइसोटोनिक, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड दी आइसोटोनिक की बात करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात बता दी कि सॉल्यूट क्या होते हैं, आपके सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के फॉर्म में हो सकते हैं। सॉल्वेंट जो होता है वो क्या होता है आपका, जिसको हम क्या करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूट जिसको जिसमें घोला जाता है, ठीक है। तो हाइपरटोनिक में क्या होता है कि आपका इसमें मोर सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट क्या होगा, ज़्यादा, सॉल्यूट की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा, एंड दी लेस सॉल्वेंट या वाटर, ठीक। इसमें क्या होगा, हाइपोटोनिक में क्या होता है आपका, मोर सॉल्वेंट या वाटर और लेस सॉल्यूट, ठीक है। ये क्या है, ज़्यादा है, ठीक। और आइसोटोनिक में क्या होता है, इक्वल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट जो होती है वो इक्वल होती है या एक जैसी होती है, ठीक है। सपोज दैट कि हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में क्या है, ये बीकर जो है ये क्या है आपका, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ये क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है।
हाइपरटोनिक का मतलब क्या हुआ कि इसमें सॉल्यूट जो होंगे वो ज़्यादा होंगे एंड वाटर क्या होगा वो लेस अमाउंट में होगा या कम होगा। तो अगर हम किसी सेल को इसमें रखते हैं, ये कोई सेल है, सेल को अगर हम इसमें रखते हैं तो इसमें वाटर की अमाउंट तो कम है, सेल के अंदर पानी क्या है ज़्यादा है, सेल के अंदर पानी की अमाउंट क्या है ज़्यादा है, और वाटर के अंदर पानी की अमाउंट क्या है, जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है वो कम है ना। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में वाटर की अमाउंट कम है और सेल के अंदर क्या है वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, तो ये कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, हायर से लोअर की ओर। सेल से पानी कहाँ मूव करेगा, इस सॉल्यूशन में, ठीक है, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है लेस सॉल्वेंट है या वाटर की अमाउंट क्या है कम है, और हमारे सेल के अंदर क्या है, ये कोई सेल है, सेल के अंदर क्या है ज़्यादा पानी है, तो वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हायर से, कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हायर से लोअर की ओर, ठीक है, हायर से लोअर की ओर क्या करेगा मूव करेगा ये, ठीक। तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, हम ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं बेटा एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव कर रहे हैं, सेल से बाहर की ओर, सेल से बाहर की ओर जा रहे हैं। तो सेल क्या होगा एक्सो ऑस्मोसिस में, सेल जो होगी वो क्या कर जाएगी बेटा, श्रिंक कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी यानी पिचक जाएगी, ठीक है। ऑस्मोसिस दो टाइप्स का होता है, एक होता है एक्सो ऑस्मोसिस और एक होता है इंडो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल सेल से बाहर की ओर मूव करते हैं, यानी कि वाटर मूव फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है। एंड जब क्या होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर की ओर मूव करेंगे तो वो होगा इंडो ऑस्मोसिस, और उसमें क्या होती है सेल स्वेल कर जाती है, ठीक है, फूल जाती है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ये कैसा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, और हमने क्या किया इसमें सेल को रखा, तो हाइपोटोनिक है तो मतलब कि सॉल्वेंट क्या है ज़्यादा है, यानी कि वाटर के अमाउंट क्या है इस सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा है और हमारे सेल के अंदर वाटर की अमाउंट क्या है कम है, तो इसके अंदर वाटर की अमाउंट क्या है बेटा ज़्यादा है और हमारे जो सेल है उसके अंदर वाटर की अमाउंट क्या है ऐसे कम है। तो ये कहाँ मूव करेंगे, ये कहाँ मूव करेंगे बेटा, ये मूव करेंगे हायर टू लोअर, यानी कि सेल के अंदर मूव करेंगे, तो पानी क्या होगा सेल के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडो ऑस्मोसिस, इंडो ऑस्मोसिस, जिसमें क्या करते हैं आपके सॉल्वेंट कहाँ मूव करते हैं या वाटर के मॉलिक्यूल्स हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं, यानी कि सेल के अंदर की ओर मूव कर रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स मूव इनसाइड ऑफ द सेल और कॉल्ड इंडो ऑस्मोसिस, ठीक है। और इसमें सेल जो होगी वो श्रिंक करेगी कि स्वेल करेगी, तो इसमें जो आपकी सेल होगी वो स्वेल करेगी या फूल जाएगी, ठीक है। जैसे हम पानी के अंदर क्या करते हैं किशमिश को डालते हैं तो किशमिश क्या होती है फूल जाती है, ठीक है, आगे बात समझ में। वैसे ही क्या है आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि इसमें इक्वल अमाउंट में क्या होगा आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होगा इक्वल अमाउंट में होगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं अगर सेल को रखते हैं तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो होगी वो क्या होगी कम होगी या ज़ीरो नेट मूवमेंट होगा। तो क्या लिखेंगे हम क्या लिखेंगे हम जीरो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है।
एक आध 2 ग्राम जो है वो आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेट मूवमेंट जो होगा वो 0 होगा, ठीक है, इक्वल अमाउंट में। आई होप आप लोगों को हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड दी आइसोटोनिक समझ में आया हो। देखो बेटा, हाइपरटोनिक में हमेशा सॉल्यूट जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और सॉल्वेंट यानी कि वाटर क्या होगा, कम होगा। तो वाटर कहाँ मूव करेंगे, सेल से बाहर की ओर मूव करेंगे, तो सेल क्या होगी, श्रिंक कर जाएगी, और इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपोटोनिक में क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स इस सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा होंगे और सेल के अंदर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है, तो ये हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे, तो सेल क्या होगी, फूल जाएगी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। आइसोटोनिक में क्या होगा कि इक्वल अमाउंट में आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, तो नेट मूवमेंट, वाटर की नेट मूवमेंट जो होगी वो 0 होगी, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आगे है आपका प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, तो जब क्या होती है कि हम किसी भी प्लांट सेल को क्या करते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, तो उसमें क्या होता है, वाटर की अमाउंट जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या करते हैं, किसी प्लांट सेल को रखते हैं, तो उसका जो सेल वॉल, उसकी जो क्या होगी, प्रोटोप्लाज्म होगी वो श्रिंक कर जाएगी, ठीक है। उसकी प्रोटोप्लाज्म क्या होगी, श्रिंक कर जाएगी। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है अब, ठीक है, पहले इसको जान लो। ये क्या है, पर्टिकुलर प्लांट सेल है, ठीक है, या फिर सेल है। फिर उसके बाद क्या होगी आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी, एंड फिर क्या होगा आपका साइटोप्लाज्म होगा, और सेंटर में क्या होगा आपका न्यूक्लियस होगा। ये क्या है आपका सेल वॉल, ये क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म, और ये क्या है आपका न्यूक्लियस। तो ध्यान से समझिएगा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, ये क्या है, सेल का लिविंग पार्ट है, और इसी को बोला जाता है क्या, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी, पुरकिंजे ने की थी। और सेल वॉल क्या होती है, डेड होती है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, ठीक है। ये है आपका प्रोटोप्लास्ट है, यहाँ पे रहेगा प्रोटोप्लास्ट, ठीक। तो प्रोटोप्लास्ट की डिस्कवरी किसने की थी, पुरकिंजे ने की थी। वहीं पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और सेल मेम्ब्रेन जब मिल जाती है इनके साथ, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लास्ट। और ये सेल का क्या होता है, लिविंग पार्ट होता है, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, पुरकिंजे ने किया था, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ठीक। जब हम क्या करते हैं, जो आपकी प्रोटोप्लास्ट होती है वो क्या होती है, श्रिंक कर जाती है, ठीक है। रुकिए एक सेकेंड अभी। ये ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, जब प्रोटोप्लास्ट जो होती है या प्रोटोप्लाज्म जो होती है वो श्रिंक कर जाती है, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं आपके प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलके क्या बनाते हैं आपके प्रोटोप्लाज्म, और ये क्या होता है, सेल का लिविंग कंटेंट होता है या लिविंग पार्ट होता है।
तो श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जब क्या होती है, श्रिंक कर जाती है। अब प्रोटोप्लाज्म जो होती है वो कब श्रिंक करेगी, जब हम क्या करेंगे, when placed in हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम क्या करते हैं, इस जो आपका प्लांट सेल होता है उसको हम क्या करते हैं, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो उसका जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। जैसे अगर ये कोई क्या है, प्लांट सेल है, तो उसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो सेल वॉल होगी। सेल वॉल के बाद क्या होगी, ये है साइटोप्लाज्म और ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है, ये है सेल वॉल, ये क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म, और ये क्या है न्यूक्लियस। अगर हम इसको कहाँ रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो ये क्या होगी, श्रिंक कर जाती है। क्या कर जाती है, श्रिंक कर जाती है। कैसे, इसका जो सेल वॉल होगा ये ऐसे ही रहेगा, इसकी जो क्या होगी प्रोटोप्लाज्म होगी वो क्या होगी, ऐसे पिचुक जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। तो ये क्या है बेटा, ये है सेल वॉल, ये क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, ये है साइटोप्लाज्म, और ये क्या है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, और नोट पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट में आप ये लिखेंगे, इट इज ऑब्जर्व ओनली प्लांट सेल। हम इसको केवल क्या करते हैं, प्लांट सेल में ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, तो प्लाज्मोलिसिस क्या होती है, सेल का लिविंग पार्ट यानी कि प्रोटोप्लाज्म जब क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है, श्रिंक कर जाता है। कब श्रिंक करेगा, जब हम क्या करेंगे, इस प्रोटोप्लाज्म को या किसी भी प्लांट सेल को किस में रखेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। ठीक है, तो किसी भी प्लांट सेल को अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसकी जो प्रोटोप्लाज्म होगी वो क्या कर जाती है, श्रिंक कर जाती है। उसी को बोला जाता है क्या, प्लाज्मोलिसिस। इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, इस फिनोमिना को बोला जाता है प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, आगे बात समझ रहे, ठीक, आगे देख लीजिए, आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्राइमरी स्ट्रक्चर्स जो होती है वो किससे मिलकर बनती है, न्यूक्लिक एसिड से, फास्फोलिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से। तो आपका फास्फोलिपिड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच मॉडल डिस्क्राइब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर विथ इम्बेडेड प्रोटीन। पहला है लॉक एंड की मॉडल, दूसरा है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, तीसरा है इंड्यूस फीड मॉडल, चौथा है सैंडविच मॉडल। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। क्या हो जाएगा, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट रोल डज कोलेस्ट्रॉल प्ले इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैंने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल जो होती है वो क्या करती है, स्टेबिलिटी सेल को प्रोवाइड करती है एंड दी फ्लेक्सिबिलिटी या फ्लूइडिटी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, प्रोवाइड एनर्जी फॉर दी सेल। सेकंड ऑप्शन क्या है, इंक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड स्टेबिलिटी। थर्ड ऑप्शन है आपका एक्ट एज अ रिसेप्टर फॉर हार्मोन्स एंड द फोर्थ ऑप्शन है फैकल्टीज डीएनए रेप्लिकेशन। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म रिक्वायर एनर्जी टू मूव मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट दियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि मॉलिक्यूल्स को मूव कराने में किस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही थी। तो आपका जो ऑस्मोसिस था या एक्टिव ट्रांसपोर्ट था उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही थी ना, जो आपका क्या था, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव कर रहे थे, लोअर से हायर की ओर मूव कर रहे थे, और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या थी, यानी कि एनर्जी इनको खर्च करनी पड़ती है, ठीक है, एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, इसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की फॉर्म में इनको एनर्जी चाहिए होता है, ठीक। अब देखिए व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इंटीग्रेटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट ओनली, एक्ट एज चैनल कैरीज और रिसेप्टर, सिंथेसिस लिपिड। तो दी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्ट एज अ चैनल कैरियर और रिसेप्टर की तरह यह क्या करती हैं, फंक्शंस को परफॉर्म करवाती है या चैनल की तरह वर्क करती हैं। तो इंटीग्रल प्रोटीन जो होती हैं ये चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करवाने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, ठीक है। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए लेक्चर में हम क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को हम डिस्कस करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो कैसी होती है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो सभी चीज़ें हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।